हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम देवेश कुमार है। मैं गुरुकुल कंपटीशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान के बारे में बहुत चर्चा करने वाले हैं। संविधान संबंधी जो प्रश्न आने वाले हैं उसके महत्वपूर्ण टॉपिक में होता है अनुसूची, है ना। तो अनुसूची के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कितनी अनुसूची हैं, कौन कौन सी अनुसूची में क्या है, किस तरह से है, उस सबको आज देखेंगे हम लोग, है ना। तो देखते हैं टॉपिक को। ठीक, सबसे पहले डालते हैं क्या हेडिंग आज सब, है ना, भारतीय संविधान। ठीक है, टॉपिक क्या है आपका, भारतीय संविधान। लिखते हैं ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में लिखते हैं, आगे लिखते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान में आज हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम है ना, देखते हैं उसका है अनुसूची। इसको बोलते हैं इंग्लिश में शेड्यूल। क्या बोला जाता है, शेड्यूल। ठीक है, अनुसूची क्या होता है। अनुसूची ऐसे ऐसे कुछ अनुच्छेद हैं जिसको संविधान में अनुसूची में रखा गया है, ताकि कभी भी अगर हमको अगर इस पे ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद होता है, ताकि हमको कभी भी खोजने में या किसी प्रकार से अगर इससे जानकारी चाहिए तो हमको आसानी से इस पर पहुंच उपलब्ध हो सके, इसलिए अनुसूची को अलग से बना के रखा गया है। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आएगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, है ना। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो आपको बताना है 8। कितनी अनुसूची थी, 8। ठीक है, वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूची है, ठीक है, वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूची है, तो आपको बताना है टोटल, है ना, 12। कितनी है, 12। ठीक है, तो आज़ादी के बाद जब मूल संविधान बनाया, जब भारत में गणतंत्र लागू हुआ, उसके बाद पहली बार 4 अनुसूची नया तरीका से जोड़ा गया है ना। वो कब कब जोड़ा गया है, हम आगे उसको चर्चा करेंगे क्या होता है। ठीक है, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची है, 8। वर्तमान संविधान में कितना है, 12। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो 12 अनुसूची है, उनकी 12 अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक करके कौन कौन सा होता है। ठीक है, देखते हैं उसको। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं पहला है प्रथम अनुसूची। ठीक है, प्रथम अनुसूची। ठीक है, इस अनुसूची में सीधा बोला गया है, क्या हो गया, सीधा बात बताते हैं आपको। भारत होगा, भारत क्या होगा, भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, ये आपको इसमें बताया गया है। भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, ये सीधा साफ इसमें बोला गया। मतलब क्या होगा, कोई भी स्टेट ना भारत से अलग है, ना भारत किसी स्टेट से अलग है। अगर कोई भी स्टेट अगर भारत में शामिल हो जाता है तो वो अलग नहीं हो सकता है। अनुसूची पहला ये कहता है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसलिए बताया गया क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया जो बनता है, भारत राज्यों का समूह होगा। यूनियन में आप टूट नहीं सकते हो, फेडरल में टूट सकते हो, है ना। यूनियन में आप क्या हो सकते हो, टूट नहीं सकते हो, फेडरल में टूट सकते हो। अगर आपने भारत में एक बार अपने राज्य को शामिल कर लिया है तो उसका अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, हाँ, सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है, क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन भारत देश से अलग नहीं हो सकता है। ये इसमें डायरेक्टली बोल दिया गया है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इसी में अभी विवाद हुआ था, भारत है ना, इंडिया, इंडिया। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, है ना, भारत दैट इज इंडिया, ऐसा करके इसमें आया था, आपको पता होगा। प्रथम अनुसूची ये कहता है भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। कितने राज्य है वर्तमान में, तो याद रखना टोटल 28 राज्य हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने राज्य हैं, टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है जहां शासन डायरेक्टली किसका होता है, केंद्र का होता है। और राज्यों में, है ना, राज्यपाल के संबंधी जो व्यक्ति बैठाया जाता है, जिसकी नियुक्ति किया जाता है, मुख्यमंत्री, उसके अधीन चलता है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन से केंद्र का शक्ति ज्यादा है और केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा होता है कि, ठीक है, उसमें डायरेक्टली क्या हो सकता है, तो मुख्यमंत्री रहते हैं कुछ कुछ जगहों में, कुछ जैसे दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व किसका होता है उसमें, आपका याद रखना है, केंद्र सरकार का होता है ना, वो केंद्र सरकार के अधीन होता है, आपको याद रखना है। जैसे ठीक है, जैसे हमारे यहाँ कौन कौन से, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, दमन दीव नागर हवेली, दमन दीव नागर हवेली, है ना, ऐसा करके आपको पता होगा। लक्षद्वीप है,
अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, ये सब क्या है हमारे यहाँ के केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में है। ठीक है, सबसे अंतिम राज्य कौन सा था? तेलंगाना बना था, आपको पता होगा, है ना। जो राज्य पहले तो टूट गया केंद्र शासित प्रदेश में, वो था जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर बदला। ठीक है, वो आपको याद रखना है। भारत है ना, तो आपको ऐसा करके धीरे धीरे बना है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में जब बना, सबका नाम चेंज हो गया। जैसे उत्तर प्रदेश का नाम पहले संयुक्त प्रांत था, तो ऐसे अलग अलग नाम किया गया। उसके आधार पर वर्तमान में भी हमारे पास 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और आने वाले समय में और राज्य भी बढ़ेंगे। ठीक है, अगर डिमांड होता है तो, है ना, आपको याद रखना है। दूसरा है, दूसरा अनुसूची में आते हैं। दूसरा अनुसूची देखते हैं क्या है दूसरा अनुसूची। ठीक है, दूसरा अनुसूची, तो दूसरा अनुसूची डायरेक्टली किससे संबंधित है? वेतन। ठीक है, वेतन से संबंधित है, सीधा बात है। डायरेक्टली दूसरा अनुसूची है कि वेतन, है ना, वेतन में वेतन, फिर उसमें क्या होगा? भत्ता, कैसा भत्ता है, फिर पेंशन। किनको जो भी संवैधानिक पदों पे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, या भारत, है ना, संघ सरकार में, है ना, उनके मंत्री हैं या उनके जो सेवक हैं, अनेक प्रकार के जो लोक सेवक, उनका वेतन भत्ता पेंशन किस तरह से रहेगा, कैसा रहेगा, उनकी चर्चा दूसरी अनुसूची में की गई है। वेतन भत्ता पेंशन, है ना, इत्यादि जो उनकी सुविधाएं होती है, उसमें जैसे आवास भी उनको मिलता है, तो है ना, राज्य मंत्री है, सब राज्यों के मंत्री हैं, या केंद्र शासित केंद्र के मंत्री है, या अनेक प्रकार के जो अलग अलग सांसद है, विधायक है ना, उनको सब के बारे में इसी में चर्चा मिलता है। ठीक है, आपको याद रखना, वेतन भत्ता और पेंशन ये इसमें बोला गया है। तो याद रखना, पहला अनुसूची भारत का राज्यों का संघ होगा, दूसरा अनुसूची बोलता है वेतन भत्ता पेंशन किसको कैसे तरीके से मिलेगा, इसके बारे में द्वितीय अनुसूची में चर्चा किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा अनुसूची हो गया, पता चल गया, वेतन भत्ता पेंशन इससे संबंधित है। ठीक है, फिर तीसरा आते हैं, तीसरा अनुसूची। तीसरा अनुसूची, ठीक है, नाम है तीसरा अनुसूची। देखते हैं इसमें क्या है। तो तीसरा अनुसूची, इसमें शपथ, इसका उल्लेख है, शपथ, इंग्लिश में बोलते हैं ओथ, आपको पता होगा, है ना, इंग्लिश में बोला जाता है ओथ। शपथ को क्या बोला जाता है? ओथ। आपने देखा होगा जब भी मुख्यमंत्री होता है या कोई भी संवैधानिक पद पर बैठता है या किसी प्रकार से अन्य पद पर बैठता है, तो लोग सबसे पहले क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं, है ना। जो उसके जो पदाधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं? शपथ दिलाते हैं। जैसे आप लोग देखा होगा, मुख्यमंत्री को राज्यपाल दिलाता है, राज्यपाल को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो यह अनेक प्रकार से एक दूसरे जुड़े होते हैं। जैसे राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाता है, उसी प्रकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो ऐसे करके कानून बनाया, तो शपथ, है ना। एक चीज याद रखना, शपथ में तीसरा अनुसूची में शपथ सबके शपथ का उल्लेख है, लेकिन इसमें भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख नहीं है। याद रखना, उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख नहीं मिलेगा। उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख नहीं है। तीसरी अनुसूची में क्वेश्चन है ना, याद रखना है आपको। तीसरी अनुसूची में सबके शपथ का उल्लेख है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख नहीं है, क्योंकि इसका अलग से अनुच्छेद है। आपको याद रखना, उसका अलग से क्या है? अनुच्छेद है। इस कारण से इसमें शामिल नहीं किया गया। तो आपको पता होगा ना, है ना, मैं जो भी आप बोलते हैं, मैं भारत प्रधानमंत्री जो भी है, जैसा जैसा है ना, चुना तो कई प्रकार के आपको देखे होगा, अलग अलग जगह जाओगे वीडियो माध्यम से, या जब भी नई सरकार बनती है तब शपथ होता है, या कोई भी नया व्यक्ति जो बढ़ता है किसी पद पर, है ना, या आप सरकारी नौकरी में भी जाओगे तो आपको भी शपथ दिलाया जाता है, ताकि आप क्या करो? ईमानदारी से और कर्तव्यपरायणता से कार्य कर सको। यही इसमें सब मिलेगा आपको। ठीक है, समझ आ गया। तीसरे अनुच्छेद आते शपथ, किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है? तीसरे अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, आगे चलते देखते हैं चतुर्थ में। ठीक है, चतुर्थ अनुसूची देखते हैं। चतुर्थ अनुसूची कौन सा नंबर का है? चतुर्थ अनुसूची। तो इसमें देख लेते हैं। तो ये संबंधित सीधा है राज्यसभा, है ना, राज्यसभा संबंधित है राज्यसभा व राज्यसभा की राज्यों से सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, है ना। हमारे यहाँ 3, है ना, संसद बनता है। संसद देखे किस तरह से बनता है संसद, आपको पता होगा। 3 तरह से संसद मिलकर बनता है। पहला है आपका कौन सा है? लोकसभा। ठीक है, दूसरा है आपका, है ना, राष्ट्रपति। तीसरा है आपका
राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा पता होगा। इसमें सीटों की संख्या जो है आपको याद रखना है, सीटों की संख्या इसमें लगभग कितनी है आपका 542 है ना। राष्ट्रपति में तो राज्यसभा में कितनी लगभग टोटल 250 सीट है ना, जिसमें से वर्तमान में आपको 200 राज्यों से लिया जाता है, 12 लोगों को नियुक्ति किया जाता है। ये आपका तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने लोगों की नियुक्ति किया जाता है, तो 12 लोगों की नियुक्ति किया जाता है। ये आपको याद रखना है, प्रश्न आता है, ठीक है, जो अलग अलग विद्वान होते हैं उनके बारे में बताया संसद। तो राज्यसभा के राज्य सीटों का आवंटन, ठीक है, तो याद रखना राज्यसभा में जो सीटें हैं वो कुछ जगह में क्या है असमान प्रतिनिधित्व। असमान प्रतिनिधित्व मतलब कोई छोटे राज्य उनको ज्यादा सीट मिल गया है राज्यसभा में, कोई बड़े राज्य को कम सीट मिला गया है, तो ये असमान प्रतिनिधित्व है, ठीक है, ऐसे बनाया गया है राज्यसभा के राज्यों की सीटों का आवंटन। जैसे छत्तीसगढ़ में 5 है, लोकसभा के 11 हैं, वैसे अलग अलग राज्यों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा उच्च सदन होता है, आपको पता होगा उच्च सदन है, ठीक है, यहाँ ऐसे व्यक्ति बैठते हैं जो क्या होते हैं, कौन चुनते हैं, तो ये आपको पता होगा कि आपको हम लोग डायरेक्टली नहीं चुनते, इसको अप्रत्यक्ष रूप से कौन चुनते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो चुनते हैं। जैसे विधायक है उन लोग चुन के भेजते हैं कहाँ, राज्यसभा में। और राज्य के जो मुद्दे होते हैं, राज्य से संबंधित जो चीजें होती है उनका मुद्दा कहाँ होता है, राज्यसभा में। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। और इसका लोग सभापति कौन होता है, तो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है यहाँ, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। लोकसभा अध्यक्ष होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कभी भी अगर इनके सभी का अधिवेशन होता है, ठीक है, इन तीनों का जब अधिवेशन होता है, अधिवेशन है ना, अधिवेशन जैसे होता है, तो अधिवेशन का जो अध्यक्षता करेगा, अधिवेशन अध्यक्षता कौन करेगा, कभी भी अधिवेशन का मतलब तीनों लोग शामिल होकर क्या करते हैं, है ना, शामिल होते हैं। उसमें कुछ कानून की बात है या कानून से संबंधित कोई विवाद है ना, उसको सुलझाने के लिए अधिवेशन अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है हमेशा, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है, डायरेक्टली सदस्य नहीं होता है इसका राज्यसभा का, वो सिर्फ सभापति होता है। ऐसे बनाया गया, ये बाहर कानून से लिया गया है, ठीक है, इस कानून से इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। तो चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है, राज्यसभा की राज्य सीटों का आवंटन। आपको पता है 250 सीटें है ना, तो उसमें 234 सीटें लगभग क्या होती है, राज्यों से लिया जाता है। बाकी जो सीटें होती हैं आपका इससे संबंधित किससे होता है, आपके मनोनीत होते हैं लगभग, है ना, अधिकतम 250 सीटें हो सकती है। तो चर्चा कर रहे थे आगे 5वीं अनुसूची है ना, 5वीं अनुसूची देखते हैं किसके लिए प्रावधान है, ST SC के लिए प्रावधान है। याद रखना है आप लोगों को, ST SC के लिए क्या है, इसमें प्रावधान है 5वीं अनुसूची में, जिसमें ये बताया गया है कि ST SC के लिए क्या होगा, एक विशेष प्रावधान होगा राज्यों में। कुछ राज्यों को ST राज्य का भी दर्जा दिया जाता है। और ST राज्य में क्या है, अलग से जनजाति मंत्री भी रखा जाता है। क्या रखा जाता है, जनजाति मंत्री रखा जाता है। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है ना, तो यहाँ अलग अलग प्रकार के लोग जनजातियाँ रहती हैं, उनके हिसाब से क्या है, उनके लिए अलग से मंत्री भी बनाया जाता है ना, वो आपको कानून में जिक्र है। तो ST SC के लिए याद रखना है 5वीं अनुसूची किसके लिए प्रावधान है, ST SC के लिए प्रावधान किया गया। जिसको क्षेत्र है, स्थान है, उसकी संस्कृति है, उसको संरक्षित रखने के लिए उसको विशेष प्रावधान का दर्जा दिया गया है ना। उसके पंचायत में जैसे ST SC जैसे क्षेत्र है, तो वहाँ क्या किया गया है कि उनके लिए अलग से पेशा कानून भी लाया गया है। फिर उसके लिए अलग से उनको बुलाया है ना, वहाँ अगर कोई कार्य होते तो ग्राम सभा की मंजूरी के बिना कोई भी कार्य नहीं होगा। ऐसा करके वहाँ भी एक प्रावधान किया गया है। जैसे छत्तीसगढ़ के जैसे बस्तर इलाका है, वहाँ भी अलग अलग प्रकार के कानून आपको देखे। संविधान में एक ही है, लेकिन वहाँ की जो ग्राम सभा है वहाँ से आपको अनुमोदन कराना पड़ेगा, तभी आप उस क्षेत्र में कोई ना कोई काम कर सकते हो। तो याद रखना 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ST SC के लिए प्रावधानित है, ये आपको याद रखना है। ST SC के लिए क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। अब अगला देखते हैं 6वीं अनुसूची। अगला क्या है, 6वीं अनुसूची, ठीक है। 6वीं अनुसूची क्या बोलता है, तो याद रखना इसमें एक शब्द है ATM, है ना, एक शब्द है ATM। ATM शब्द से क्या क्या अर्थ है देख लो। असम, सबसे पहला क्या आता है, असम, फिर त्रिपुरा, ठीक है, फिर मेघालय, और अगला है मिजोरम। ये 4 राज्य हैं, क्या किया गया है, इन 4 राज्यों के लिए क्या किया गया है, विशेष प्रावधान। क्या किया गया है, इसके लिए विशेष प्रावधान
किया गया है ना। इसके लिए क्या विशेष राज्य का प्रावधान इसको दिया गया, कौन कौन सा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि 6वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। एटीएम शब्द याद रखिए, इससे आप जुड़ सकते हो, आप समझ सकते हो एटीएम शब्द से, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जिसके लिए विशेष प्रावधान रखा गया है 6वीं अनुसूची में, इनको अलग से विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अगर आप है ना कोई भी विशेष राज्य जो है केंद्र सरकार इनको अधिक पैसे देती है और इनके क्षेत्र के लिए क्या है अलग से कानून बना के रखा गया है, इनकी भूमि के लिए या किसी प्रकार से कोई अन्य क्षेत्र है उसके लिए भी क्या किया गया, इसमें अलग से कानून बना के रखा गया। यहाँ एक स्तरीय पंचायत है ना, पंचायती राज यहाँ लागू नहीं होता है, याद रखना है। भारत में यहाँ पंचायती राज्य लागू नहीं है, ये आपको याद रखना है। यहाँ एक स्तरीय समिति तो क्या करती है, कामों को करती है, याद रखना है आपको। यहाँ इनके विवाह क्षेत्र है वो अलग अलग कानून इसमें भी किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची जो है वो याद रखना है। 7वीं अनुसूची जो है आपको ये याद रखो, तो 7वीं अनुसूची कहता है क्या है, शक्ति, शक्ति है ना, किसकी शक्ति है ना, तो शक्ति में देख लेना केंद्र व, ठीक है, केंद्र व राज्यों की सूची का प्रावधान। ठीक है, सूची का प्रावधान ऐसा करके इसमें बनाया गया है। अब इसमें 3 सूचियां हैं वो याद रखना है आपको। 3 सूचियां कौन कौन सी है, तो याद रखो आपको 3 सूची वो कौन कौन सी है। तो पहला है राज्य सूची, पहला है राज्य सूची, दूसरा है आपका संघ सूची, संघ सूची, और तीसरा है आपका समवर्ती। तो अगला क्या है, समवर्ती सूची है ना, समवर्ती सूची देख रहे हैं, समवर्ती सूची लिखे अगर है ना, समवर्ती सूची। अगला है उसके बाद अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, तो राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्ति। राज्य सूची क्या है, जिसमें राज्य क्या बनाता है, कानून बनाता है। संघ सूची क्या है, जिसमें संघ कानून बनाता है। और वो क्या है आपका समवर्ती, जिसमें दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। अवशिष्ट शक्ति जिसको स्पेशल कानून अलग से रखा गया जो है ना संबंधित क्रिटिकल मुद्दा होता है उसको अवशिष्ट शक्तियों में रखा जाता है। आपको आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। तो 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची क्या कहता है, राजभाषा है ना, किसका आपका इसमें राजभाषा। ठीक है, राजभाषा, राजभाषा आपको पता होगा लैंग्वेज होता है किसी भी राज्यों की। राजभाषा की संख्या कितनी है, टोटल 22। कितनी है, 22। याद रखना है आप लोगों को राजभाषा की संख्या कितनी है, 22। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बंद हो गया था इसलिए पहले से लिख दिए थे, वीडियो हमको पता नहीं था कि बंद हो गया करके, थोड़ा सा हम पहले से लिखे हैं उसको, इसमें कंटेंट जोड़ के आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर अंग्रेजी भाषा इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, सहायक भाषा के रूप में शामिल है, मतलब हेल्पिंग लैंग्वेज होता है अंग्रेजी भाषा। तो कभी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजभाषा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए अंग्रेजी है ना, पेपर में आता है तो अंग्रेजी आपको डालना है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप मान लो किसी राज्य की भाषा नहीं है, अपनी कोई भाषा नहीं है किसी राज्य की, तो उसको हिंदी भाषा का प्रयोग करना है। और लिपि कौन सा होगा, देवनागरी लिपि है ना। कौन सी लिपि में करना पड़ेगा, देवनागरी लिपि में करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सी लिपि, देवनागरी लिपि, जो हिंदी भाषा है आपको देखना छत्तीसगढ़ में होता है क्योंकि छत्तीसगढ़ की अपनी कोई भाषा नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इनकी भी अपनी कोई भाषा नहीं है, इसलिए यहाँ हिंदी चलता है। फिर 9वीं अनुसूची। ठीक है, तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो 1951 में जोड़ा गया था। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। भूमि सुधार व अधिग्रहण कानून था, इसमें संबंधित क्या लिया गया था, भूमि सुधार व अधिग्रहण कानून। तो प्रथम संविधान 1951 के द्वारा जोड़ा गया भूमि सुधार और अधिग्रहण कानून। अधिग्रहण का मतलब होता है किसी भी जमीन अगर मान लो प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी प्रकार, तो सरकार को अगर लगता है कि हाँ कुछ बनाना है, हमको किसी प्रकार से कुछ करना है, तो उसका अधिग्रहण करते हैं। कुछ चुनौतियाँ यही थी जब भारत आज़ाद हुआ 1950 है ना, 1947 में जब आज़ाद हुआ, फिर कानून बना 1950 में, लागू हुआ 1950 में। ठीक है, तो लागू होने के बाद अधिग्रहण सबसे बड़ी चुनौतियाँ थी। बड़े बड़े जो जमींदार थे वो क्या थे उस समय, थोड़ा सा ज़्यादा जमीन अपने पास रखे, तो विकास के लिए उनको चाहिए तो क्या अधिग्रहण करना पड़ेगा, तो उनके लिए क्या बनाया गया, सरकार ने कानून बनाया। और इसको 9वीं अनुसूची शेड्यूल में क्यों रखा गया, ताकि लोग क्या है इसके संबंधित मुद्दे में कोर्ट ना जा सके, है ना। अगर मान लो शेड्यूल में रखा जाता है या अनुसूची में रखा जाता है तो उसके संबंधित आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, इसके लिए इसमें रखा गया था। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार अथवा अधिग्रहण
कानून, भूमि को सुधारना था और उसमें क्या किया था, अधिग्रहण कानून किया, भूमि वितरण करना था, जो गरीब है उनको जमीन वितरण किया गया ताकि वो अपने फसल वसल कर सके, अपने जीवन चला सके, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा उस समय गरीबी थी, अंग्रेज जब छोड़ के गए थे तो इसके लिए ये लाया गया था। ठीक है, तो 9वीं सूची कब जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू समय मुख्यमंत्री थे। और इसको याद रखना है मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना मिनी संविधान की, इसमें इतने सारे प्रावधान किए गए थे कि एक मिनी संविधान के रूप में दिखने लगा, तो इसको मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है, प्रथम संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, ठीक है, सॉरी आगे देखते हैं, आगे है ना, आगे है छठवां 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची देखते हैं कौन क्या बोला है। तो इसको पहले इसमें सिक्किम को रखा गया था शेड्यूल में, लेकिन बाद में 1958 में सिक्किम को राज्य बनाया गया, तो इसे हटा के क्या कर दिया गया, इसको दल बदल कानून इसमें डाल दिया गया। दल बदल कानून है ना, तो पता चल रहा है 1985 में आया था दल बदल कानून उसमें लगे नाम समझ आ रहा है, दल बदल। दल बदल क्या होता है, दल बदल मतलब दल को बदलना है ना। अगर आपने मान लिया कोई सरकार है ना, आपको विधायक चुना है, आपने किस उस पार्टी को देख के वोट दिया है, लेकिन वो है ना विधायक क्या कर दिया, बाद में आप लोगों से क्या कर दिया, दूसरे पार्टी में शामिल हो गया, और आपने वोट किसको देख के दिया है, उस पार्टी को देख के दिया है। ठीक है, तो वो अगर दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है तो क्या होता है, लोकतंत्र की अपमान होता है, अवहेलना होता है। इस कारण से इस कानून को लाया गया था, जिसमें ये बोला गया कि क्या बोला गया था कि अगर कोई व्यक्ति मान लो चाहता है ना, एक या दो मतलब कोई विधायक अगर मान लो दूसरी पार्टी में जाता है तो क्या कर दिया जाएगा, उसको उस सदस्य से क्या कर दिया जाएगा, मतलब लोकसभा और विधानसभा की सदस्यता से क्या कर दिया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा, है ना। विधानसभा में तो विधानसभा से सदस्य से रद्द हो जाएगा, लोकसभा में तो लोकसभा की सदस्यता से रद्द हो जाएगा वो। ठीक है, क्यों, अब इसको हटाएगा कौन, तो इसमें कानून ये लिखा गया है कि लोकसभा में तो लोकसभा का अध्यक्ष उस पर कानूनी कार्रवाई करेगा, और राज्य में विधानसभा है तो विधानसभा अध्यक्ष उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन इसमें भी क्या किया गया, अगर मान लो कि दल के 50% विधायक किसी दूसरे दल में शामिल होते हैं, कितने परसेंट दल, 50%, मान लो 100 है तो 50 लोग अगर किसी दूसरे दल में जाते हैं तो वो दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं आएगा। ये इसमें प्रावधान किया गया कि अगर मान लो 50% से अधिक लोग किसी दूसरे दल में जाते हैं, मतलब क्या होता है 1/2 लोग, अगर 1/2 है ना सदस्य लोग क्या जाते हैं, दूसरे दल में जाते हैं, तो क्या होगा, वो दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं आएगा। यही इसमें समझाया गया है। ठीक है, तो याद रखना 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची, तो 11वीं सूची बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान 1992 में जोड़ा गया था, 1992 में जोड़ा गया था, है ना। इस पे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ग्रामीण से संबंधित है, तो ग्राम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इसमें क्या लाया गया, पंचायती राज, है ना। तो पंचायती राज को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे पहले भी था पंचायती राज, लेकिन संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं, तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, कब दिया गया था, 1992 में, किसके तहत दिया गया था, तो याद रखना है आप लोगों को, 73वां संवैधानिक संशोधन के तहत दिया गया था। 73वां संवैधानिक संशोधन के तहत इसको क्या दिया गया था, पंचायती राज का दर्जा दिया गया था संवैधानिक रूप से। अब इसमें व्यवस्था अलग अलग होती है, उसको आगे देखते हैं, है ना, आगे देखेंगे। आगे क्या है, अब अगला अनुसूची है 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची ये आप पता है, आप लोग गाँव के लिए तो बना दिया कानून, लेकिन अब शहर के लिए भी कानून बनाना जरूरी है, तो उसको लाया गया 12वीं अनुसूची। इसको 74वां संवैधानिक संशोधन बोला गया, है ना, क्योंकि संवैधानिक दर्जा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। इसको भी 1992 में लाया गया था। इसमें स्थानीय स्वशासन मतलब नगरीय निकाय, क्या मुद्दा किया गया, नगरीय निकाय संबंधित विषय इसमें रखे गए हैं, है ना। नगरीय निकाय में लगभग 18 विषय आते हैं और पंचायती राज में लगभग 29 विषय आते हैं, ये आपको याद रखना है। तो 74वां संवैधानिक संशोधन है ना 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब नगर निगम में कौन कौन से, तो नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत आप लोगों को पता होगा, आप लोग चुनाव हुआ है तो आप लोग देखे होंगे कि पंचायतों में क्या होता है, जिला जनपद ग्राम बटा होता है। इनमें अलग अलग पद, जिला पंचायत जैसे जनपद पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंच, वार्ड पंच, ये लोग का चुनाव होता है ना, चुनाव इनका ही होता है। और इनमें से फिर क्या होगा, एक अध्यक्ष बनता है, सदस्यों में से क्या बनता है, एक अध्यक्ष बनेगा, इसमें भी एक अध्यक्ष बनता है और एक उपाध्यक्ष बनेगा, ऐसे चलता है ना। ग्राम पंचायत सरपंच, पंचों में एक उप सरपंच बनता है, ऐसा होता है। ये वीडियो में पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना। तो ये टोटल 12 अनुसूची थी, 12 अनुसूची को हमने आपको बता दिया है। अगर आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो हमको कमेंट्स में बताएं, हम आपको बताएंगे।
ठीक है। आराम से पढ़ना है, धीरे से पढ़ना है। समझ नहीं आ रहा है तो उसको मैसेज करना है या कमेंट्स में बताना है हमको समझ नहीं आया सर, इसको फिर से आप करेक्शंस कर दीजिए और अच्छे से बता दीजिए, तो हम आपको फिर से एक बार वीडियो बना के बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही हम, ठीक है। हम आपकी उज्ज्वल भविष्य कामना करते हैं, आपका जो है ना आने वाला समय अच्छा हो, आप बहुत जल्द नौकरियों को लगे, यही हम कामना करते हुए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जीवन संघर्ष भरा रहेगा, उसमें ही मज़ा है ना। आसानी से तो क्या होता है, सिर्फ सुख मिलेगा तो कुछ आलस हो जाओगे, तो यही आपको याद रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्लास से जुड़े है ना, क्लास में उसके लिए लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।